ग्लोबलाइजेशन इनफैक्ट आज के तारीख का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको एक से एक मल्टीनेशनल कंपनीज के, इंडिया के, फॉरेन के 8-10 एग्जाम्पल से ज्यादा दूंगा इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक ग्लोबलाइजेशन। नाउ ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? नाउ इंडिया एक मार्केट है, अमेरिका एक मार्केट है। आपको हार्ले डेविडसन चाहिए। 10 साल पहले, 15 साल पहले हार्ले डेविडसन तो आप सिर्फ फोटो देखते थे, वीडियो देखते थे। अभी तो आप चला रहे हो, क्योंकि हार्ले डेविडसन ने इंडिया में बेचना शुरू कर दिया। आसानी से गाड़ियां आना शुरू हो गए। इनफैक्ट हार्ले डेविडसन ने फैक्ट्री भी लगाया था, लेकिन इंडिया के लिए बैड लक की बंद कर दिया। तो अभी भी लेकिन डीलरशिप्स है हार्ले डेविडसन के। आपको इंडिया में हार्ले डेविडसन जो 1901 को शुरू हुई हुई कंपनी, जिसमें चलाने का अलग मजा है, वो मिल जाएगी। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि सी फ्रांस से अपन रफाले खरीदते हैं, अपने पास वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर मेकर्स है, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ठीक है। तो अपन देर इज एन एक्सचेंज। गल्फ कंट्री के पास पेट्रोल, क्रूड ऑयल है, तेल है, अपने पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सॉफ्टवेयर, और अभी तो हम आर्म्स डिफेंस में भी बहुत सारे वस्तु बना रहे हैं। सो हम उनसे ये खरीदेंगे क्रूड ऑयल, हम उनको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। दुबई में कहाँ खेती होती है? यूनाइटेड अरब एमिरेट, जो 7 अमीराती, जिसको बोलते हैं ना, 7 स्टेट्स बोलते हैं, आपका शारजा, अबू धाबी, दुबई, ये 7 स्टेट और भी है, ऐसे 7 स्टेट्स मिलकर उनका आपको ग्रीनरी नहीं मिलना है। डेजर्ट था वो, जिसको उन्होंने ऐसे मॉल्स, तो उनका सब फ्रूट वेजिटेबल्स कहाँ से आता है? ये नजदीक के देश से ही तो आएगा। इंडिया उसका बड़ा सप्लायर है। तो इंडिया से ये सब चीजें जाते हैं। इनफैक्ट गोट का मार्केट दुबई में, आई थिंक वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट में, नासिक महाराष्ट्र से बहुत सारे गोट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे ग्रेप्स जाते हैं, ठीक है। तो देर इज एन एक्सचेंज। सॉफ्टवेयर ले लो, टेक्नोलॉजी लो, सर्विस लो, कैपिटल लो, फिनेंस लो, लोग लो। एक जमाने में भारत के लोग बाहर जाते थे काम करने। आज इंडिया भी बहुत अच्छा पेइंग डेस्टिनेशन हो गया है। बहुत सारे फॉरेन के लोग इंडिया में भी सेटल हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया में भी पेमेंट सिस्टम अभी अच्छा मिलना शुरू हो गया है। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स वर्ल्ड बिकम्स वन फ्री मार्केट वेयर देर इज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज। अभी इफ 25-30 साल पहले का आप कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट करते टाइम जो टैक्स लगता है, एक्सपोर्ट करते टाइम जो टैक्स लगता है, उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, वो कम हुआ है। उस समय तो 80-100 क्या रेट था, अभी सब 60-40 कम होते जा रहा है। और ग्लोबलाइजेशन में एक प्रोडक्ट का वहां 20% है, तो यहाँ पे भी 20%, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि व्यापार का पूरे वर्ल्ड का अकेला संगठन है, WTO। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा का नेफ्टा है, इंडिया में सार्क है, ठीक है ना। ऐसे अलग, यूरोप में यूरोपियन यूनियन का अलग है, लेकिन ये सब ग्रुप्स में है, क्लस्टर्स में है। नॉर्थ अमेरिका का नेफ्टा है, आई थिंक साउथ अमेरिका का सेफ्टा होना चाहिए, बैफ्टा होना चाहिए। इंडिया का सार्क है, इंडिया, श्रीलंका, ऐसे देश है ना, सार्क में आते हैं, ग्रुप है। यूरोपियन यूनियन है, लेकिन WTO वर्ल्ड का एक ऐसा संगठन है जो सब देश को जोड़ता है, अकेला व्यापार का संगठन है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, यदि कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स है, भाई तू 25% लगाता तो तू 20 क्यों, 25 नहीं, तू 25 लगाता तो तू 20-20 कर, 20-20 मतलब सब देश को मानना पड़ा। तो वक्त के साथ साथ टैक्स कम हुआ है, जिससे इजीली गुड्स का फ्री फ्लो आसानी से हुआ। अपन मोबाइल 5 लाख करोड़ का, मेन तो चाइना ही था, उससे खरीदते थे, चाइना, ताइवान। आज इंडिया में 210, 210 के ऊपर आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग आ गए हैं। तो इंडिया खुद मोबाइल बना रहा है। अ, जो हम इंपोर्ट करते थे आज खुद बना रहे हैं। और जो चाइना में कोविड की वजह से प्रॉब्लम हुआ, एप्पल सैमसंग को पता चला कि चाइना पर डिपेंड रहना रिस्की रहेगा। नेक्स्ट बेस्ट डेस्टिनेशन क्या है? इंडिया। लेबर चीप है, ठीक है ना, ताइवान में लेबर चीप है। तो ग्लोबलाइजेशन में
आज सेमीकंडक्टर के जो चिप्स है वो ताइवान से आते हैं। आप एक इंडिया की मर्सिडीज बेंज ले लो, ठीक है ना, या टोयोटा की फॉर्च्यूनर, टोयोटा का हाँ फॉर्च्यूनर है, तो उसका इंजन मुझे लगता है फॉरेन से आता होगा, जापान से आता होगा, कुछ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल चाइना से आता होगा, कुछ ताइवान से, बहुत सारा इंडिया से। सो एक गाड़ी जो बनती है, आज आपका रोल्स रॉयस का सीट कवर या कुछ इंडिया से जाता है, इंडिया वाले भी रोल्स रॉयस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो रोल्स रॉयस जो वर्ल्ड, रोल्स रॉयस क्या है, एक लग्जरी गाड़ी जो 5-10 करोड़ की आती है, तो वो बेस्ट ऑफ बेस्ट यूज करते हैं। सो उन लोग को वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट लगता है वहां से वो लोग मंगाते हैं। सो आज के तारीख में वो लोग काफी देशों से रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं, इसको ग्लोबलाइजेशन ही तो बोलते हैं। आज आपका एक प्रोडक्ट बनता है, मोबाइल का भी एक प्रोडक्ट बनता है, तो उसका कुछ पार्ट चाइना, ताइवान, मलेशिया, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर बहुत सारा इंडिया का होगा, बहुत सारी चीजें इंडिया में भी बनते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन ही है जिसमें बाउंड्रीलेस वर्ल्ड हो गया है, इजीली एक्सपोर्ट होता है, इजीली इंपोर्ट होता है। आज टेस्ला जैसी कंपनी, मैं आपको बताता हूँ, दुबई में जो एटलांटिस करके एक होटल है, वहां पे एक कार तो आप मर्सिडीज बेंज का लोगो से पहचान लोगे, बीएमडब्ल्यू के लोगो से, टेस्ला इंडियन लोगों ने कहा देखा था, तो एक टैक्सी के रूप में यूज कर रहे थे। तो मेरे को समझा नहीं, मैंने को पूछा भाई ये गाड़ी कौन सी कंपनी की है, उसने बोला टेस्ला। तब मुझे पता चला इट लुक ब्यूटीफुल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, और इंडिया में एक हाथ दो ही टेस्ला है, ज्यादा नहीं है। और टेस्ला पे जो 40,000 आई थिंक डॉलर के ऊपर पे जो इंपोर्ट किया जाएगा कार, तो 100% ड्यूटी है। मतलब कि आप $40,000 जो कि 30 लाख की टेस्ला, इंडिया में आकर 60 लाख प्लस प्रॉफिट पकड़ के 70 लाख हो जाएगा। और $40,000 से कम रही अमेरिका में तो आई थिंक 60% टैक्स है। अब इंडिया में मैक्सिमम टैक्स है जीएसटी का 28%। तो सीधी बात है, इंडिया में बनाना सस्ता पड़ेगा। टेस्ला बोल रहे टैक्स कम करो, इंडिया बोल रहे इंडिया में बना। तो ग्लोबलाइजेशन में अपन इंपोर्ट करेंगे बट महंगा पड़ेगा, और टेस्ला इंडिया से डिस्काउंटेड टैक्स कम चाहते हैं। अभी इंडिया यदि दूसरे गाड़ी पे 28% लगा रहा है, तो टेस्ला को कैसे 18 लगा सकता है? तो इस पे डिस्कशन और ये सब चल रहा है। आज नहीं तो कल टेस्ला इंडिया में आ ही जाएगा, चाइना में है टेस्ला। तो यही तो ग्लोबलाइजेशन है। जो हम सपने में सोचते थे हार्ले डेविडसन, वो इंडिया में आ गया। बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज है, इंडिया में आ गए। आज रोबोटिक्स इटली से आता है, रफाले फाइटर जेट्स फ्रांस से आते हैं, इंडिया सॉफ्टवेयर वर्ल्ड को देता है। मसाले ले लो, बनाना में इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है, ठीक है ना, मैंगोज में वर्ल्ड नंबर 1 है, मसाले में नंबर 1 है, चाय ये सब में नंबर 2 है, चावल प्रोडक्शन में इंडिया काफी आगे। तो ग्लोबलाइजेशन में एंटी एक्सपोर्ट बायस, कि भाई हम ये एक्सपोर्ट ना करें या वो एक्सपोर्ट ना करें। आजकल सब एक्सपोर्ट होता है, सब इंपोर्ट होता है, लेकिन उसमें कुछ जगह पे रेस्ट्रिक्शन है। कैसे? दो चीज मैं बताऊंगा, प्याज और शक्कर। प्याज हम एक्सपोर्ट करते हैं, अभी 20 या 30 रुपए किलो मिलता है, लेकिन एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर दिया तो देश में शॉर्टेज होता है। इंडिया में प्याज का टेस्ट के हिसाब से लोग खाते हैं, तो बीच में 80-100 रुपए किलो तक चला गया था, तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, नो एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक में ही पूरा नहीं हो रहा है। शक्कर में भी सबको एक कोटा दिया रहता है, जैसे बजाज हिंदुस्तान ले लो, बलरामपुर चीनी चीनी ले लो, रेणुका शुगर, ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट इनको कोटा दिया जाता है, उससे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि द मोमेंट शक्कर इंडिया से ज्यादा चला गया तो इंडिया में शॉर्टेज हो जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन का ही नतीजा है कि अपने देश में तेल का शॉर्टेज है, तो अपन इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगाते हैं। अच्छा, मलेशिया और इंडिया के बीच में, मलेशिया ने इंडिया के विरुद्ध कुछ कमेंट किए थे, तो इंडिया ने मलेशिया से तेल कम खरीदना, तो इंडोनेशिया को फायदा हो गया। और मलेशिया का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया था, जो तेल के पाम ऑयल के प्राइस मलेशिया में गिर गए, और इंडोनेशिया को इसका फायदा हो गया। देखो, इंडोनेशिया इंडिया के खिलाफ कभी कमेंट नहीं करेगा। अभी कोई भी देश अपने खिलाफ कमेंट करता है तो अपन उसको धंधा कम कर देंगे जो अपन देते हैं। अभी मलेशिया कैसे इंडिया को सपोर्ट दे रहा है, इंडिया एंटी इंडिया कमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनका देश में क्रूड जो पाम ऑयल कोलैप्स हो गया था रेट, क्योंकि इंडिया ने बंद कर दिया था, तो सरप्लस हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया, तो रेट गिर गया। और
इंपोर्ट टैरिफ, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, इंपोर्ट टैरिफ जैसे मैंने बताया 60% से गिरते गिरते 40, 20, 30 तक आ गया है, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस काफी कम हो जाता है अभी, ज्यादातर फ्री गुड्स। वैसे तो गुड्स फ्री गुड्स होता है, आप आसानी से इंपोर्ट करते हैं। एक कैनलाइज्ड होता है जो आप खुद तो नहीं कर सकते, जैसे पेट्रोलियम, वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस ही खरीद सकते हैं, हम डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, कैनलाइज्ड है वो, इनके थ्रू ही खरीदा जा सकता है। और एक है प्रोहिबिटेड, वही आप नहीं खरीद सकते, जैसे आम इंसान नहीं खरीद सकता, जानवर, बंदूक, वो सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, ठीक है ना। तो रेस्ट्रिक्शन है बट बहुत कम है। ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स क्या है, आप फ्रीडम है, आप आराम, ताज आपको मालदीव्स में मिलेगा, श्रीलंका में मिलेगा, यूरोप में मिलेगा, आराम से आप बाहर जा सकते हैं, बाहर के लोग इंडिया में आ सकते हैं, आप खरीदी बिक्री, आपको, आप घर बैठे बैठे अमेरिका से वस्तु बना सकते हैं अमेजन से। आप अमेजन के वेबसाइट में चले जाइए, आप चाइना के अलीबाबा से खरीद सकते हो, ठीक है ना। आप आज के तारीख में घर बैठ के वर्ल्ड से कहीं पे भी मंगा सकते हो। बहुत सारे फिल्म स्टार्स के जो, जैसे शर्ट का है 40 का साइज है, बराबर है, फिल्म स्टार्स को पता है 40, 42 उनका शर्ट का क्या है। अभी उनको फॉरेन में कुछ खास करके यूरोप, फ्रांस तो फैशन डेस्टिनेशन है, वो साइज दे दिया, वहां से बढ़ा के आ जाता है, खरीद लेते हैं। तो ये लोग ऑनलाइन तो इतना डेवलपमेंट हो गया है, तो ये लोग हर बार थोड़ी जा सकते हैं, इनके पास टाइम नहीं रहता है, तो ऑनलाइन ये लोग मंगा लेते हैं। और लोकल और इंटरनेशनल मार्केट के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो गया आज। नासिक जैसी जगह महाराष्ट्र में, आप फ्लाइट से एक जमाने में नहीं था, आज नासिक टू दिल्ली शुरू हो गया है। आप एक 2-2.5 घंटे में दिल्ली, हैदराबाद है, बैंगलोर है, इंदौर जहां तक मैं जाता हूँ, बेलापुर गोवा के नजदीक, मुझे नाम ख्याल नहीं आ रहा है, अहमदाबाद डेली फ्लाइट से रात को। सो आप ग्लोबलाइजेशन का ही तो है, आप कहाँ से कहाँ पे पहुंच सकते हो। आप उस समय तो सोच भी नहीं सकते थे, आपको फॉर वस्तु ही नहीं, अब ट्रैवल भी ग्लोबलाइजेशन हो गया है आज। इनफैक्ट कुछ जगह पे लोग थाईलैंड जाना पड़ता है एज कंपेयर टू कश्मीर, इतने सस्ते पैकेजेस कुछ जगह पे आ चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन ही नतीजा है। आपको दुबई में पीक सीजन तो टिकट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में आपको 5, 6, 7, 8 हजार में टिकट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। दिसंबर उनका पीक टाइम रहता है, वहां पे तो टिकट 10-20 हजार रहेगा। आप जून जुलाई में चले जाए, वहां पे आपको टिकट रेट थोड़े कम मिलेंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल एग्रीमेंट इन ट्रेड हुआ है, व्यापार वर्ल्ड का बढ़ा है। इंडिया का 0.5% हिस्सा था वर्ल्ड ट्रेड में, अभी बढ़ के 1.5% हो गया है, वो भी बढ़ना ही है, कम नहीं होना है। रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से इंडिया के स्टील मेकर्स, इन सब का फायदा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मार्केट्स बढ़ गए हैं, इंडिया वाले ब्रांच खोल रहे हैं, फॉरेन वाले इंडिया में आ रहे हैं, कितना फर्क पड़ रहा है। अमेजन तक 2014 से पहले इंडिया में नहीं था, टॉप 5 इंटरनेट कंपनीज में था, बट इंडिया में नहीं था, अब इंडिया में भी आ गया। और ग्लोबलाइजेशन में देखो, जियो आने के बाद में जिस प्रकार से मैं, मेरा मंथली 1 GB का पैक वो भी नहीं यूज होता था, अभी तो 3 GB, ऑफकोर्स अपलोड के लिए लगता है, कोविड की वजह से ये भी बढ़ गया। लेकिन बोलने का तात्पर्य है कि आज आपके 1.5, 2-2 GB डेली प्लान रहते हैं, मंथ में आप 60 GB अकेले कंज्यूम करते हो, कभी कभार एक्स्ट्रा, जो आपका 5 साल में होना था वो आपका 1 महीने में होता है कंजम्पशन। तो आप कंजम्पशन में शॉपिंग साइट्स भी तो देखते हो। तो ग्लोबलाइजेशन में आप बहुत, कितना फर्क पड़ा है। आज आप प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस, डिजाइन, वैल्यू, अपील सब देखते हो, आपको ऑनलाइन आप कंपेयर करते हो। मोबाइल, आपको पता नहीं होगा, वन प्लस जो सक्सेसफुल मॉडल है वो ऑनलाइन ग्लोबलाइजेशन की वजह से सक्सेसफुल हुआ। उनके रिटेल स्टोर्स तो अभी अभी आए हैं, कितने साल बाद। बहुत सारे कंपनीज, गोकी, ये सब तो अभी अभी दिखते हैं, लेकिन सब ऑनलाइन बेच के सक्सेसफुल हुए हैं। चाइना वालों ने स्ट्रेटेजी अपनाया, क्योंकि उनको दुकान का झंझट नहीं चाहिए था, मोबाइल अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचो, कस्टमर को भी सस्ते में मिले, उनको भी प्रॉफिट हो, विन विन सिचुएशन था। दुकान खुला नहीं, लेकिन इसकी वजह से जो मोबाइल रिटेल आउटलेट्स है नासिक में, मोबाइल में इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बैक कवर वो सब की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेसरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल के बहुत सारे दुकान बंद हो गए, बिकॉज वो ऑनलाइन कम्पीट ही नहीं कर पाए, वो रेट में दे ही नहीं सकते थे, उनका रेंट था, सैलरी था। ऑनलाइन क्या है, यहाँ से ऑर्डर करो, फटाफट आ जाता है, उनको किसी को सैलरी देने की जरूरत नहीं, स्टॉक स्टॉक तो एक ही जगह पे रहेगा ना, डिस्प्ले डिस्प्ले पे कितना लाखों करोड़ों का खर्चा आता है, ठीक है ना। सो प्राइवेटाइजेशन जिस प्रकार से हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, उस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट तो होना ही है। तो इस हिसाब से पॉजिटिव इम्पैक्ट भी काफी हुआ है। बोलते ना फीचर्स में, डायरेक्ट फॉरेन पार्टिसिपेशन, आइडिया, टेक्नोलॉजीज,
आज इंडिया बोलते ना, वैसे तो रशिया के साथ मिलकर पनडुब्बी, जिसको सबमरीन बोलते हैं, मिलकर बना रहा था। जब इंडिया ने रशिया से खरीदा था तभी 50,000 करोड़ में एक सबमरीन, अभी इंडिया में बना रहा है तो 50,000 करोड़ में 6 सबमरीन बनेंगे। बहुत सारे टेक्नोलॉजी अपन फ्रांस के साथ शेयर कर रहे हैं, फ्रांस वाले इंडिया के साथ शेयर कर रहे हैं। इसराइल जो आयरन डोम है, डिस्कशंस चालू होंगे इनके। इसराइल के रडार सिस्टम भाई वर्ल्ड के सबसे बेस्ट रडार सिस्टम्स में से इसराइल के माने जाते हैं, क्योंकि चारों ओर वो बोलते ना ऐसे देशों से घिरे हुए जो दुश्मन देश माने जाते हैं, तो उनका रडार सिस्टम बहुत जबरदस्त है। इंडिया कश्मीर में क्या यूज करता है, इसराइल रडार सिस्टम। इसराइल के साथ अपने बहुत अच्छे संबंध है, ठीक है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देखो, इकोनॉमी अपने जिस जिस देश के साथ अच्छे संबंध है। अच्छा, रशिया अपने को S-400 देता है कि कोई भी मिसाइल एरोप्लेन आया विद इन आई थिंक सर्टेन किलोमीटर, 200 300 500 किलोमीटर के रेडियस में, तो मिसाइल दाग के उसको उड़ा देगा। जब अ, पाकिस्तान का प्लेन इंडिया में घुसा था, ठीक है ना, याद है ना, अपन ने उन पर अटैक, उनके क्या बोलते हैं, अपने एरोप्लेन घुस के उनको तबाह करके आए थे। कौन सी पिक्चर थी उसकी, जिसमें ये था, कौन कौन सी पिक्चर थी जिसमें इंडिया के वो सीन बताया था ना, जिसे इंडिया ने सडन सरप्राइज अटैक करके वापस आ गए थे, रात को मिडनाइट पाकिस्तान टेरिटरी में एंटर करके सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उड़ी पिक्चर थी। तो अ, उसके बाद नेक्स्ट डे अमेरिका के प्लेन्स आए थे इंडिया में, और अपना एक प्लेन गिरा भी था, और अपने जो पायलट को अरेस्ट करके फिर लौटा भी दिया था उन्होंने। तो S-400 होता तो अमेरिका पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है, जो अमेरिकन सीरीज का था, F सीरीज का, तो उसको इंडिया ने S-400 से इजीली उड़ा दिया था, तभी अपने पास S-400 नहीं था अभी। इसलिए हमने यूक्रेन और रशिया के कन्फ्लिक्ट में रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया, हम एब्सटेंट है। जिन लोगों देश ने विरोध में, 15 देश थे, 11 देश ने बोला कि भाई हम बोलते हैं ना रशिया के खिलाफ वोट करते हैं, रशिया ने वीटो पावर में मना कर दिया। इंडिया, चाइना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुझे लगता है 3 देश ने वोट ही नहीं किया, ना साइड एक साइड ना दूसरे साइड, सेफ रहे। तो कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फिजिकल बाउंड्रीज हट जाते हैं। आज आपको वर्ल्ड के बेस्ट वाइन से लेकर सूट्स सब मिल जाएगा। आप बस पैसा आपके पास होना चाहिए। और ट्रेंड, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लेकिन शेयर बाजार को असर करता है। रशिया का वॉर देखो, इंडिया का मार्केट 2600 पॉइंट गिर गया था। सो सब एक दूसरे को असर करते हैं, इसमें पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स भी है। इंडिया के बहुत सारे कंपनी बंद हो गए इसकी वजह से। टॉयज इंडस्ट्री पूरा चाइना ने कब्जा कर लिया है, टॉय इंडिया लगभग नहीं के बराबर है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं के बराबर है, तो इंडिया को नुकसान भी बहुत हुआ है। फिएट एक कंपनी, प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड, जिसका फिएट के साथ जॉइंट वेंचर था, वो बंद हो गया। आपका हिंदुस्तान मोटर्स जो एम्बेसडर बनाता था वो बंद हो गया। एचएमटी जो घड़ियां बनाता था, वो टाइटन और टैनिश, उस समय टाइटन और टाइटन और एक और था टाइमेक्स, टैनिश तो गोल्ड की, टैनिश इज ओन्ड बाय टाटा, टाइटन इज ओन्ड बाय टाटा, सो टाइटन और टाइमेक्स के सामने compete नहीं कर पाया। तो हिंदुस्तान जो मेरे टाइम में एचएमटी की घड़ी आती थी जो इंडियन मेड थी, जो सब यूज करते थे, लेकिन जैसे टाइटन आया, ट्रेंडी वॉचेस, टाइमेक्स अमेरिका का आया, मस्त डिजाइनर, सब इंडिया की कंपनीज ऐसे घड़ी के मामले में नहीं टिक पाए एचएमटी। तो नुकसान भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्लोबलाइजेशन ही चलना है। तो ये पूरा वीडियो ग्लोबलाइजेशन पर था। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। और भी वीडियोस देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करके आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।